नमस्कार दोस्तों। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी। सबसे पहले तो अपन को देखना है कि लेखा शास्त्र है क्या। सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान रखना है कि लेखा शास्त्र क्या है। तो लेखा शास्त्र यानी सबसे पहले इस लेखा करने की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो लेखा करने की उत्पत्ति ऐसे माना जाता है 1494 ईस्वी यानी 15वीं सदी में। 15वीं शताब्दी में इटली का एक नगर था जिसका नाम था वेनिस नगर। इटली का एक नगर था जिसका नाम था वेनिस नगर। वेनिस नगर का एक गणितज्ञ था जिसका नाम था लुकास पेसियोली। सबसे पहले लेखा शास्त्र की उत्पत्ति यानी अकाउंटेंसी की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। 1494 ईस्वी यानी 15वीं शताब्दी में इटली का एक नगर है वेनिस नगर, और इस वेनिस नगर का एक व्यक्ति था जो गणितज्ञ था जिसका नाम था लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली ने दोहरा लेखा प्रणाली या लेखा प्रणाली की क्या की थी। लुकास पेसियोली ने दोहरा लेखा प्रणाली की शुरुआत की थी। अब आगे अपन पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में सबसे पहला लेसन है साझेदारी। सबसे पहला लेसन कौन सा है? साझेदारी। तो साझेदारी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अपन। साझेदारी क्या है? सबसे पहले तो अपन को देखना है कि साझेदारी होती क्या है। तो व्यवसाय में जो भी मौद्रिक लेन देन होते हैं उसी का लेन देन किया जाता है। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि जो अपन लेन देन करते हैं उसी का लेन देन किया जाता है। जैसे कि मौद्रिक रूप में होना चाहिए, मूल्य के रूप में जिसको परिवर्तित किया जा सकता है उसी का लेखा किया जाता है। फिर इसके बाद में ये साझेदारी। साझेदारी का अर्थ होता है साझा करना। साझे का अर्थ क्या अपन मानते हैं? बांटना। साझा का अर्थ क्या होता है? बांटना। तो साझेदारी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि कम से कम 2 व्यक्ति होने जरूरी है, क्योंकि अकेले तो अपन बांट नहीं सकते। ठीक है, तो कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2 व्यक्ति, या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के स्वेच्छा से कोई वैधानिक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तथा उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाना हो, तो उसे कहते हैं साझेदारी व्यवसाय। पर्सनली उन व्यक्तियों को क्या कहेंगे? साझेदार कहेंगे। और जो वो व्यवसाय कर रहे हैं उसको बोलेंगे साझेदारी। यानी क्या परिभाषा हो सकती है इसकी? 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के स्वेच्छा से कोई वैधानिक कार्य प्रारंभ करते हैं तथा उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाना हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, मोस्टली अपन को ये साझेदारी व्यवसाय की परिभाषा अपन को ध्यान रखनी है। सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि इसका अधिनियम कौन सा है। अधिनियम है 1932 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? 1932 का अधिनियम। जो लागू कब हुआ था? ये एक्ट है, ये एक्ट लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1932 को। भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन सा है? 1932। और संपूर्ण भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके 1 अक्टूबर 1932 को भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू हुआ था। उससे पहले कौन सा अधिनियम कार्य कर रहा था? 1932 में ये अपने साझेदारी अधिनियम तो लागू हुआ है। उससे पहले जो भी अपन व्यवसाय कर रहे थे, पार्टनरशिप वाले व्यवसाय कर रहे थे, तो उसमें कौन सा अनुबंध कार्य कर रहा था? उसमें कौन सा अनुबंध लागू होता था? तो वो था भारतीय
संविदा या फिर इसको कह सकते हो अनुबंध। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, यानी जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू हुआ, उससे पहले कौन सा अधिनियम अपने लागू होता था? तो भारतीय संविदा या अनुबंध अधिनियम कौन सा है? 1872। इसी के तहत साझेदारी व्यवसाय किए जाते थे। उसके बाद में फिर 1932 के बाद में भारतीय साझेदारी अधिनियम के तहत साझेदारी व्यवसाय किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि साझेदारी किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के स्वेच्छा से कोई वैधानिक कार्य प्रारंभ करते हैं तथा उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाना हो, तो उसे क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में साझेदारी अधिनियम। तो साझेदारी अधिनियम 1932 है, जो 1 अक्टूबर 1932 को क्या हुआ था? भारत में लागू हुआ था। उससे पहले कौन सा अनुबंध था? तो उससे पहले कौन सा अधिनियम था? तो उसमें देखिए भारतीय संविदा अधिनियम 1872 था। ये मोस्टली अपने साझेदारी के बारे में। फिर इसके बाद में देखिए, अब साझेदारी की विशेषता के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान देना है अपन को। साझेदारी की विशेषताएं। अब साझेदारी की विशेषता क्या हो सकती है? सबसे पहले तो यही अपन को पता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, सबसे पहले तो ये होना चाहिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। दूसरा क्या होना चाहिए? उनके मध्य, व्यक्तियों के मध्य या साझेदारों के मध्य अनुबंध का होना। साझेदारों के मध्य क्या होना चाहिए? अनुबंध होना चाहिए। फिर उसके बाद में उद्देश्य क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से अपन व्यवसाय क्यों करते हैं? लाभ कमाने के लिए। तो मुख्य रूप से उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाना। उद्देश्य क्या होना चाहिए? लाभ कमाना। अब लाभ आप कई तरीके से कमा सकते हो, उचित तरीके से भी और अनुचित तरीके से भी। और लाभ कैसा होना चाहिए? वैध व्यवसाय होना चाहिए। वैध व्यवसाय होना चाहिए, यानी लीगल आप बिजनेस करके फिर प्रॉफिट कमा सकते हो। इलीगल बिजनेस करके आप प्रॉफिट कमाओगे तो आपकी साझेदारी में नहीं आएगा। मान लीजिए कि आप कोई कार्य कर रहे हो, अवैध कार्य, ऐसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को लूटना, जो भी राहगीर है उसको लूटना, और आप ए और बी दो व्यक्ति हैं और ये किसी व्यक्ति को, यानी जो भी राहगीर चल रहे हैं उनको लूट करके यानी लूटने का कार्य कर रहे हैं, और आपस में जो भी उनको पैसे वगैरह, धन वगैरह मिल रहा है वो आपस में बांट रहे हैं, तो इनको अपन साझेदारी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्या है? अवैध व्यवसाय है। ये व्यवसाय भी नहीं है, अवैध है। ठीक है। अगर ये दोनों मिलकर के क्या करें? किसी एक व्यवसाय के बारे में, यानी व्यापार करे, कोई वस्तु खरीदे और बेचे, और इसके बाद में जो भी प्रॉफिट होता है उसको अगर बांटते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? साझेदारी व्यवसाय माना जाएगा। फिर इसके बाद में आपको एक और ध्यान रखना है कि मान लीजिए ये कोई जमीन का टुकड़ा है, ए और बी व्यक्ति ने खरीदा है, फिर इन्होंने इसको बांट दिया है, फिर इसके बाद में ये यूज कर रहे हैं, स्वयं क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए उनका भवन वगैरह बना करके वो खुद रह रहे हैं, तो ये साझेदार नहीं माने जाएंगे। ये साझेदार नहीं होंगे, ये साझेदार नहीं हो सकते। तो इसको अपन क्या नाम देंगे? इसको बोलेंगे सहस्वामी, कोवेंसर, या फिर सहस्वामी इसको बोल सकते हो। ठीक है। यानी व्यवसाय, देखिए इसने खरीदा है, अगर ये बेचने के उद्देश्य से खरीदा होता तब तो अपन उनको साझेदार कहते, क्योंकि व्यवसाय होता है तो कोई भी वस्तु अपन खरीदते क्यों है? उसको वापस बेचने के लिए खरीदते हैं। अगर बेचने के लिए खरीदते हैं तो वो तो अपने माना जाएगा व्यवसाय, और उसको तो बोलेंगे अपन साझेदारी। और जो आप खुद के उपयोग के लिए आप कोई भी वस्तु खरीदते हो तो वो साझेदारी नहीं मानी जाएगी, उसको क्या कहेंगे? साथ साथ में वो स्वामी है, न कि साझेदार, क्योंकि इससे उनको कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। बेचने पर प्रॉफिट कोई होने वाला नहीं है। ठीक है। इनका उद्देश्य बेचना है ही नहीं। फिर इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी साझेदार हैं वो स्वयं या उनमें से किसी एक द्वारा, स्वयं या उनमें से किसी एक के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाएगा। स्वयं या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा क्या किया जाएगा? व्यवसाय का संचालन किया जाएगा। यानी इनकी विशेषता मोटे मोटे तौर पर अपन देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, अनुबंध का होना, व्यक्तियों के मध्य, साझेदारों के मध्य अनुबंध का होना, लाभ कमाने का उद्देश्य होना,
वेद व्यवसाय का होना और स्वयं या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा व्यवसाय का संचालन करने की क्रिया, ये होना चाहिए साझेदारी की विशेषता के अंदर। ठीक है, अवैध व्यवसाय नहीं होगा इसमें। फिर इसके बाद में अपन देखेंगे कि साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी। साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले वही एकल व्यवसाय था और एकल व्यवसाय अपने सबसे प्राचीन व्यवसाय माना जाता है। एकल जो भी स्वामित्व व्यवसाय है उसको अपन क्या मानेंगे? सबसे प्राचीन माना जाता है। एकल स्वामित्व। अब सबसे पहले तो अपन को ये ध्यान रखना है कि एकल स्वामित्व होता क्या है। एकल स्वामित्व क्या होता है कि इसका स्वामी, व्यवसाय का स्वामी एक ही होगा। जो स्वामी होगा वही होगा। जो जोखिम वहन करेगा तो भी ये एक ही व्यक्ति करेगा। अगर अधिक से अधिक लाभ कमाएगा तो भी ये व्यक्ति एक ही कमाएगा। निर्णय लेगा तो भी ये एक ही व्यक्ति लेगा। यानी इसमें एकल स्वामित्व में स्वामी एक होता है, सदस्य की संख्या एक होती है। फिर इसके बाद में देखिए, अब इसकी कमियां क्या थी। ये सबसे प्राचीन माना जाता है। ये कौन सा संगठन है? व्यवसाय का सबसे प्राचीन संगठन माना जाता है एकल स्वामित्व को। ठीक है, इसके बाद में देखिए स्वामी इसका एक ही होता है, सदस्य की संख्या एक हो जाएगी। फिर कमियां, इसकी कमियां क्या थी? तो इसकी कमियां एक तो हो जाएगी पूंजी की, यानी एक व्यक्ति तो व्यवसाय संचालन करता है और एक उसकी जगह दो या दो से अधिक व्यक्ति संचालन करेंगे, तो एक व्यक्ति तो सीमित पूंजी लगवाएगा और दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं तो पूंजी तो अधिक हो जाएगी। इसलिए सबसे पहली कमी तो ये आती है कि पूंजी सीमित लगेगी। किसमें? एकल स्वामित्व में। सबसे पहली कमी तो ये है। फिर इसके बाद में अनिश्चित अस्तित्व। अनिश्चित अस्तित्व, पूंजी भी कम है, उसका अस्तित्व भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, एक ही सदस्य है। अगर वो बीमार हो जाए, दिवालिया हो जाए, या फिर उसको कारावास में बंद कर दिया जाए, या फिर इसकी मृत्यु हो जाए, तो भी व्यवसाय में क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम आ जाएगी, व्यवसाय बंद हो सकता है, क्योंकि सदस्य कितने हैं? एक है। इसलिए इसका अस्तित्व भी निश्चित नहीं होता है, इसका अस्तित्व भी फिक्स नहीं होता है। दूसरी कमी आपकी आ जाएगी अस्तित्व के बारे में। सबसे पहले तो पूंजी कम लगेगी, फिर इसके बाद में अनिश्चित अस्तित्व रह जाएगा, फिर इसके बाद में सीमित प्रबंध चातुर्य। यानी सीमित प्रबंध। एक व्यक्ति एक तो मैनेजमेंट करता है किसी व्यवसाय का, और एक किसी व्यवसाय के दो या दो से अधिक व्यक्ति मैनेजमेंट करते हैं। तो जो एक व्यक्ति मैनेजमेंट करेगा उनके क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर सकता। और उसके बाद अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति मैनेजमेंट करेंगे तो वो व्यवसाय अच्छी तरीके से फलीभूत हो सकता है। ठीक है, इसीलिए तीन मोस्टली क्या है? कमियां है। किसकी? एकल व्यवसाय की कमियां है, एकल स्वामित्व की कमियां हैं। और इसी कमियों को दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी अपन को? इसकी कमियों को दूर करने के लिए आवश्यकता अपन को पड़ी है, वो पड़ी है साझेदारी की। किसकी आवश्यकता पड़ी है? एकल व्यवसाय की कमियों को दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी अपन को? साझेदारी की। फिर इसके बाद में एक और आवश्यकता थी, वो कौन सी थी? कि शक्तियों का केंद्रीकरण करना। अब ये मोस्टली समझना है कि शक्तियां पहले तो क्या होती है और उसका केंद्रीकरण क्या होता है। तो शक्तियां आप कह सकते हो पूंजी है, फिर आप कह सकते हो कौशल है, कला है, या प्रबंध कह सकते हो, प्रबंधन है। यानी मान लीजिए कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी। एक के पास में पूंजी उपलब्ध है लेकिन वो व्यवसाय का अनुभव उसके पास में नहीं है। ए व्यक्ति है, उसके पास में पूंजी है लेकिन उसके पास में अनुभव नहीं है। क्या अकेला व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति बी है, इसके पास में अनुभव है, कौशल है, कला है व्यवसाय चलाने की, उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके पास में पूंजी नहीं है। ए व्यक्ति है, उसके पास में ना अनुभव है ना कोई, उसके पास में केवल क्या है? पूंजी है। बी है, उसके पास में कौशल है, कला है, अनुभव है,
पूंजी नहीं है इसके पास में, तो अकेला बी व्यक्ति भी व्यवसाय नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवसाय करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। अकेला ए व्यक्ति भी व्यवसाय नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवसाय करने के लिए कौशल की आवश्यकता पड़ेगी। पूंजी के लिए लगाने से थोड़ी व्यवसाय हो जाएगा, उसको चलाने के लिए तो कौशल या अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या ये दोनों अलग अलग व्यक्ति अलग अलग व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। ठीक है, इनके पास में किसकी शक्ति है? पूंजी की। इसके पास में किसकी शक्ति है? कौशल की। अगर ये दोनों शक्ति मिल जाए तो तब तो व्यवसाय हो सकता है। तो ये दोनों मिलने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता पड़ी है? पार्टनरशिप की। ठीक है, तब ए व्यक्ति तो पूंजी लगवाएगा और बी व्यक्ति उसका संचालन करेगा और दोनों का व्यवसाय स्थापित हो सकता है। तो ये अलग अलग शक्तियां थी, उनके केंद्र अलग अलग थे। इसके पास में पूंजी शक्ति थी और उसका केंद्र अलग था, इसके पास में कौशल था और उसके केंद्र अलग था। इन जो विकेंद्रीकरण था शक्तियों का, अलग अलग केंद्र, विकेंद्रीकरण का होता है अलग अलग केंद्र, उसको जब केंद्रीकृत किया जाता है ना, उसको एक जगह स्थापित किया जाता है, उसको केंद्रीकृत किया जाता है, वो किस कारण से होता है? ये साझेदारी से होता है। अगर साझेदारी नहीं होती तो ये शक्तियां आपस में नहीं मिलती, तो व्यवसाय स्थापित नहीं हो सकता। नहीं तो ये जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण था उसको केंद्रीकरण करने के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? अपन को पार्टनरशिप की आवश्यकता पड़ती है। ये मोस्टली अपन को थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद में आगे अपन पढ़ेंगे साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के प्रकार 4 आधारों पर अपन बांट सकते हैं इसको। समय के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, दायित्व के आधार पर और वैधता के आधार पर। साझेदारी के प्रकार साझेदारी के प्रकार कितने प्रकार की साझेदारी है? उसको 4 आधारों में बांटेंगे। एक तो है दायित्व के आधार पर, दूसरा है समय के आधार पर, तीसरा है उद्देश्य के आधार पर और चौथा है वैधता के आधार पर। अब इसमें मोस्टली आपको याद रखना है, दायित्व के आधार पर 2 प्रकार की साझेदारी होती है। कौन कौन सी? सीमित दायित्व साझेदारी और दूसरी है असीमित दायित्व साझेदारी। समय के आधार पर 2 प्रकार की होती है, निश्चितकालीन साझेदारी और अनिश्चितकालीन साझेदारी। उद्देश्य के आधार पर भी 2 प्रकार की होती है, ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। और वैधता के आधार पर भी 2 प्रकार की होती है, वैध और अवैध साझेदारी। साझेदारी के प्रकार 4 आधारों पर बांटते हैं। दायित्व के आधार पर 2 प्रकार की सीमित दायित्व और असीमित दायित्व वाली साझेदारी। समय के आधार पर 2 प्रकार की निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन साझेदारी। उद्देश्य के आधार पर भी 2 प्रकार की ऐच्छिक और विशेष साझेदारी। और वैधता के आधार पर भी 2 प्रकार की वैध और अवैध साझेदारी। अब देखिए, दायित्व के आधार पर मैं सीमित साझेदारी,